नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 52वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महामैराथन क्लास आप लोगों का टेस्ट क्रमांक 4 रहने वाला है। ठीक है, तो जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता, मतलब आप लोगों के पास एक हफ्ता का टाइम है ना, तो इस एक हफ्ते में जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को ना क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और आप लोगों को ना इस एक हफ्ते में ना जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उन तमाम प्रश्नों को लाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और ये जो प्रश्न रहने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। तो आप लोगों को ना खुद आंसर पहले लेना है, उसके बाद आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़िए। निम्नलिखित में से एक सही कथन है। ऑप्शन ए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विवाद है। ऑप्शन बी, पूरे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अधिकांश पहलुओं पर खुद के बीच सहमत है। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान गंभीर सोच में संलग्न नहीं है। या ऑप्शन डी, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ विवाद है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विवाद है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से एक सही कथन है। तो जो इन चारों कथनों में से एक जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विवाद है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसमें एक मनोविज्ञान ने एक अपना थ्योरी दिया है, तो उस थ्योरी का जो खंडन है वो दूसरे मनोवैज्ञानिक ने किया है और बोला है कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से हो सकता है बोल करके। तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में क्या है, अनेक विवाद है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजना के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिनिधि चयन चुनते हैं। यह सर्वेक्षण क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए, आनुवांशिक कारण अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, प्रातिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, अधोमुखी केस अध्ययन दृष्टिकोण। या ऑप्शन डी, विकास केस अध्ययन दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रातिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजना के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिनिधि प्रति चयन चुनते हैं। यह सर्वेक्षण क्या कहा जाएगा? तो इस सर्वेक्षण को जो कहा जाएगा वो प्रातिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो अलग अलग बच्चे ना उसकी रुचियों का पता लगाना चाहते हैं। और पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उसको क्या करेंगे, प्रतिनिधि चयन करेंगे। तो प्रतिनिधि चयन करेंगे तो क्या होगा, प्रातिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण ही ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। विकास का सिर पदभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। या ऑप्शन डी, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास का सिर पदभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास का सिर पदभिमुखी दिशा का जो मतलब होता है ना वो सिरस्थ धोमुखी कहलाता है। क्या? तो सिरस्थ धोमुखी विकास भी कहलाता है और अंग्रेजी में इसे सिफेलोकॉडल कहते हैं। तो विकास का जो सिर पदभिमुखी या विकास का सिरस्थ धोमुखी या विकास का सिफेलोकॉडल जो सिद्धांत हो
है वो क्या कहता है ये बताओ ना। तो सबसे पहले एक बालक का सिर का विकास होता है और सिर का विकास होने के बाद ना जो शरीर के जो अन्य अंग है ना उसका विकास होता है। और ये जो सिर पदभिमुखी विकास है ना वो सिर से लेकर की पैर की उंगलियों तक की जाता है। तो इसका जो दिशा होगा वो सिर से लेकर की पैर तक की दिशा की ओर जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि विकास का जो सिर पदभिमुखी विकास है ये या सिफेलोकॉडल है वो, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, मतलब एक ही है। उसके अलावा विकास का एक और सिद्धांत होता है, वो अगर सिद्धांत बताओ ना तो केंद्राधोमुखी विकास कहलाता है। क्या? तो विकास का एक और जो सिद्धांत होता है ना वो केंद्राधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। उसे हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। और प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास क्या होता है ये बताओ ना। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास जो होता है वो शरीर के सबसे पहले केंद्र भाग का विकास होता है, मतलब जहाँ हार्ड होता है उसका विकास होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, शरीर के अन्य अंगों तक मतलब बाह्य की ओर जो विकास है वो जाता है। तो एक शब्द में इसे पूछा जाए ना तो शरीर के केंद्र से लेकर के बाह्य की ओर जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, गोद लिए गए बच्चे की वही बुद्धि लब्धि होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहनों का होता है। या ऑप्शन डी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक प्रभावित पड़ता है, करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक का जो मतलब होता है वो हेरिडिटी, मतलब ना जो आपके माता पिता को जो जीन जो गुण आपको मिलता है ना उससे, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुवांशिक बोलेंगे। उसके अलावा परिवेश जो होता है वो वातावरण होगा, मतलब जिस प्रकार से आपका वातावरण होगा उस प्रकार से आपको प्रभावित पड़ेगा, आपको प्रत्युत्तरात्मक जो तरीके से प्रभावित पड़ेगा। कोई शहर में रहने वाला बालक का अलग तरीके से प्रभावित पड़ेगा, गांव में रहने वाला बालक अलग तरीके से, उसका अनुवांशिक और उसका परिवेश है दोनों उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन ए, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। ऑप्शन बी, इस बात से विश्वास करते हैं कि उसके अध्ययन में संवेगों का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन सी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने भी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। या ऑप्शन डी, अपने अध्ययन में कभी कभी संवेगों की सहायता चाहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिपक्व विद्यार्थी मतलब जो एक मैच्योर विद्यार्थी होगा वो कैसे होगा? कठिन परिस्थिति चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, उसमें क्या होगा? अध्ययन से विचलित नहीं होता, तो वो विद्यार्थी क्या कहलाएगा? परिपक्व विद्यार्थी कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। जब कोई बच्चा गाता है, गुनगुनाता है, ड्राइंग रंग गिनता है या संगीत बनाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, फंतासी खेल। ऑप्शन बी, शारीरिक खेल। ऑप्शन सी, रचनात्मक खेल। या ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक खेल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक खेल, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब कोई बच्चा गाता है, गुनगुनाता है, ड्राइंग रंग गिनती या संगीत बनाता है उसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी है उसको क्या बोलेंगे? रचनात्मक खेल कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। ब्रोन फेन बैनर के जीव परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विकास पर सबसे शक्तिशाली पर्यावरणीय प्रभाव किसके होते हैं? ऑप्शन ए, लघुमंडल। ऑप्शन बी, मध्यमंडल। ऑप्शन सी, बाह्यमंडल। या ऑप्शन डी, बृहदमंडल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए लघु मंडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रोनफेन-ब्रेनर के जीव परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विकास पर सबसे शक्तिशाली पर्यावरणीय प्रभाव किसके होते हैं? तो सबसे शक्तिशाली जो पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं वो लघु मंडल के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है ब्रोनफेन-ब्रेनर जीव परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़िए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी प्रत्यक्षण या ऑप्शन डी समायोजन। तो क्या इसका आंसर हो पाएगा? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी समायोजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक जो संरचना हमारे मन में जो बनती है उसमें जो हम लोग संशोधन करते हैं ना तो उसे समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समायोजन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या सीधी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास क्षेत्र या ऑप्शन डी सहारा देना। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी समीपस्थ विकास क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। और इसे हम लोग ना जेडपीडी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़ो। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या सीधी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो ये जो मार्गदर्शन है ना उसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में जेडपीडी के नाम से जानते हैं। क्या? तो अंग्रेजी में इसे जेडपीडी के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम जो है ना वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और ये क्या होता है अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो एक जो बालक है ना वो क्या करता है, कोई भी कार्य अपने आप कर सकता है लेकिन उसे क्या है करने में थोड़ा संकोच होता है। तो फिर क्या होता है, वो अपने किसी मार्गदर्शन की उपस्थिति में क्या करता है, वो सहारा लेकर के उस कार्य को करता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, मान के चलो एक छोटा सा बालक साइकिल चलाना जानता है, वो अपने आप पैडल मार सकता है, लेकिन क्या होता है वो पैडल मारेगा तो संतुलन नहीं बना सकता। तो इसीलिए क्या करेंगे, वो अपने कोई वयस्क जो रहेंगे उसके मार्गदर्शक ना उसे बोलेंगे कि पीछे से वो साइकिल को पकड़े और फिर वो पैडल मारते मारते फिर चला लेगा। उसे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से जो सहारा देना होता है ना, मार्गदर्शन जो देना होता है वो समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। और ये जो जेडपीडी जो है ना वो वाइगोस्की ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही कहा है, पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या सीधी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। मतलब उसमें मार्गदर्शन ले रहा है ना दूसरों से, तो ये जो मार्गदर्शन लेगा ना किसी कार्य को करने के लिए तो वो जेडपीडी कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऑप्शन बी बच्चे आप सही क्यों नहीं बोल रहे, ऑप्शन सी दादा आए हैं की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या ऑप्शन डी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा उसके दादाजी आए हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक विद्यार्थी कहता है उसका दादाजी आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी जो प्रतिक्रिया होगा ना, अगर कोई बालक कहता है उसका दादाजी आया है तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऐसा ही ना बोलेंगे उच्चारण में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की एक शिक्षक की प्रतिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। पूर्व परंपरागत नैतिकता में ऑप्शन ए बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। ऑप्शन बी व्यय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन सी नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। या ऑप्शन डी व्यक्ति के नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पूर्व परंपरागत नैतिकता में, तो पूर्व परंपरागत नैतिकता जो होता है ना वो व्यक्ति के नियम तथा मूल्य जो होते हैं वो बाह्य होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।